Now, the next and last topics of European nationalism, history, class 10th, is nationalism and imperialism. राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद. By the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century, but became a narrow creed with limited ends. During this period, nationalist groups became increasingly intolerant of each other and ever ready to go war. The major European powers in turn manipulated the nationalist aspiration of the subject peoples in Europe to further their own imperialist aims. 19 जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 19th सेंचुरी के अंत में लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा, लेकिन कुछ संकीर्ण विचारधाराओं के लोगों ने इसमें काफ़ी अंतर दिखा. इस पीरियड में, इस काल में कुछ राष्ट्रवादी समूह ने अपने असहिष्णुता की नीति को अपनाते हुए कुछ युद्ध के लिए तैयार होते गए. इनमें से कुछ यूरोपियन शक्तियां ऐसी थी जो एक दूसरे देशों पर मैनिपुलेटेड करते हुए राष्ट्रवादी एस्पायरेशन को बहुत आगे तक ले जाया गया और जिससे उनकी साम्राज्यवादी उद्देश्य पूरा हो सके. द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 was the area called the Balkans. The Balkans was a region of geographical and ethnic variation comprising modern-day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia-Herzegovina, Slovenia, Serbia, and Montenegro, whose inhabitants were broadly known as the Slavs. A large part of the Balkans was under the control of Ottoman Empire. The spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkans, together with the disintegration of Ottoman Empire, made this region very explosive. All through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through the modernization and internal reforms, but with very little success. One by one, its European subject nationalities broke away from its control and declared independence. The Balkan people based their claims for independence or political rights on nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by the foreign powers. Hence, the rebellious nationalities in the Balkans thought of their struggles as attempt to win back their long lost independence. तो 1817 के बाद जो यूरोप की स्थिति हुई, वहाँ एक ऐसा इलाका था जहाँ राष्ट्रवादी तनाव की परिस्थिति बनी. यूरोप में 1871 के बाद एक ऐसा इलाका था, एक ऐसा क्षेत्र था जिसे बाल्कन का क्षेत्र कहा जाता था. बाल्कन अपनी भौगोलिक और अपने एथनिक ग्रुप में बटा हुआ था. आज बाल्कन कई छोटे छोटे देशों का अलग अलग समूह था, जिसे मॉडर्न डे में रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो नाम के देश थे, जो बहुत छोटे छोटे थे, जिनके निवासी, ये तमाम देशों के निवासियों को सामूहिक रूप से इन्हें स्लेव्स कहा जाता था. बाल्कन का एक विशाल क्षेत्र था जिस पर प्रारंभ रूप से ही ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार था.
ऑटोमन साम्राज्य इस पर शासन करते थे। और वहाँ पर आगे चलकर वहाँ के लोगों में राष्ट्रवादी भावना बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गई। बाल्कन के जो क्षेत्र थे वो अलग अलग भागों में बटे हुए थे और इन विशाल क्षेत्र पर ऑटोमन साम्राज्य का शासन था, जो आगे चलकर बड़ा ही विषाक्त, बड़ा ही भयंकर रूप ले लिया। 19वीं सेंचुरी में ऑटोमन साम्राज्य ने अपनी शक्ति को बहुत तेज़ी से बढ़ाया और उनको इकट्ठा करने के लिए, एक करने के लिए कई सुधारवादी और कार्यक्रम चलाए, आधुनिकता की ओर ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन उनको बहुत कम ही सफलता मिली। एक एक करके इन क्षेत्रों पर यूरोपियन देशों का एकाधिकार होता चला गया और ये भाग कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते चले गए और धीरे धीरे ये स्वतंत्र भी होते गए। बाल्कन के लोग अपनी आज़ादी की मांग करने लग गए, अपनी दावा पेश करते गए। राजनीतिक अधिकार और राष्ट्रीयता की वास्ता देते हुए इन्होंने अपनी ये इस बात को प्रूव करने की कोशिश की कि किसी समय ये बिल्कुल स्वतंत्र देश के रूप में थे, लेकिन इन विदेशी शक्तियों के आगे ये इनका स्वतंत्रता जो है कि अस्तित्व खतरे में पड़ गई। आगे चलकर वहाँ कई राष्ट्रवादी विद्रोह हुए और इस तरह से बाल्कन में संघर्ष चलता ही रह गया और अपनी लंबी आज़ादी की लड़ाई के लिए आगे बढ़ते चले गए। As different Slavic nationalities struggle to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict. The Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory and at the expense of the others. Matters were further complicated because the Balkans also became the scene of big power rivalry. During this period, there was intense rivalry among the European powers over trade and colonies, as well as naval and military might. These rivalries were very evident in the way the Balkan problem unfolded. Each power, Russia, Germany, England, Austro-Hungary, was keen on countering the hold of other powers over the Balkans, extending its own control over the area, and this led to a series of wars in the region and finally the First World War. तो ये अलग अलग स्लैविक राष्ट्रवादी नेताओं ने अपने क्षेत्र को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष करते गए और उनकी संघर्ष शुरू होते गई। बाल्कन के क्षेत्र में अब धीरे धीरे कई तरह के विवादों ने जन्म लिया। बाल्कन स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स थे, वो आपस में उनकी ईर्ष्या चलती थी। ये एक दूसरे देशों से पड़ती नहीं थी और हर एक देश अपने दूसरे क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाते थे और धीरे धीरे मैटर्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया, उलझता चला गया और बाल्कन जो है वो एक ऐसा अखाड़ा बन गया, एक ऐसा क्षेत्र बन गया जहां विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वंदिता बढ़ती चली गई। इस काल में कई ऐसे देश बाल्कन के क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाने के लिए अपनी पांव पसारते गए। खासकर यूरोपियन पावर्स जो अपने व्यापार और उपनिवेश बनाने के लिए अपनी नैविक शक्ति, जल शक्ति और मिलिट्री पावर के ज़रिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे और जाहिर है कि इसमें बड़े बड़े देशों का जमघट लड़ता गया। बड़े बड़े देशों की शक्तियां आपस में टकराती गई, प्रतिद्वंद्विता बढ़ती चली गई और इस बाल्कन का जो प्रॉब्लम था, जो बाल्कन एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरना चाहता था, वो उसकी समस्या अनफोल्ड सिमट ही गई। कई ऐसे देश, हर एक जो राष्ट्रीय शक्ति थी, बड़ी शक्ति थी, जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये सभी के सभी देश
बाल्कन पर अपना अधिकार करना चाहते थे और अपना कंट्रोल आगे बढ़ाना चाहते थे। जाहिर है कि हर एक देशों की अपनी इच्छा इस बाल्कन क्षेत्र पर अपना एकाधिकार जमाने की बढ़ती चली गई। नतीजा ये हुआ कि कई युद्ध श्रृंखलाएं होती गई, एक युद्ध के बाद दूसरा युद्ध सामने आता गया और अंततोगत्वा अल्टीमेटली आगे चलकर यही बाल्कन प्रॉब्लम फर्स्ट वर्ल्ड वार का कारण बना और प्रथम महायुद्ध का विभीषिका पूरे विश्व को झेलना पड़ा। नेशनलिज्म अलाइंड with imperialism led Europe to disaster in 1914. But meanwhile, many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination. The anti-imperial movements that developed everywhere were nationalist in the sense that they all struggled to form independent nation states and were inspired by a sense of collective national unity forged in confrontation with the imperialism. European ideas of nationalism were reflected, for people everywhere developed their own specific variety of nationalism, but the idea that society should be organized into nation states came to be accepted as a natural and universal. जैसा कि हम लोगों ने देखा, राष्ट्रवाद धीरे धीरे साम्राज्यवाद की ओर बढ़ता चला गया और उसके बाद 1914 का वक्त आया जो कि महान विध्वंसकारी समय था। दुनिया में पहली दफ़ा विश्व युद्ध का वो जिसे संज्ञा दिया जाता है 1914 की विभीषिका का सारी दुनिया ने झेला। लेकिन मौके पर इसी समय विश्व के कई ऐसे देश थे जो अपनी उपनिवेश के लिए अपने उपनिवेश बनाने के लिए दूसरे देशों पर अपना अधिकार जमाना शुरू किया। 19वीं सेंचुरी में आते आते यूरोपियन शक्ति का प्रसार बढ़ता चला गया और ये धीरे धीरे अपने इंपीरियल डोमिनेशन को अपोज करते गए। एंटी इंपीरियल मूवमेंट भी इस दौरान काफ़ी हुई। औपनिवेशिक काल का विरोध भी होता गया। विदेशी शक्तियों का विरोध हर एक देशों में हुआ। जिन जिन देशों में यूरोपियन शक्तियों ने अपना उपनिवेश बनाया था वहाँ के लोगों ने मिलकर एंटी इंपीरियल मूवमेंट चलाया और इस तरह से राष्ट्रवाद पूरी अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई। इस तरह से ये पूरे विश्व में एक संघर्ष का दौर था जहाँ हर एक औपनिवेशिक देश अपने देश को स्वतंत्र करना चाहते थे, अपना एक राष्ट्रीय राज्य बनाना चाहते थे और धीरे धीरे लोगों में जनमानस में राष्ट्रीयता की भाव पनपने लग गए। कलेक्टिव नेशनल यूनिटी यानी सामूहिक रूप से राष्ट्रीय पहचान बनाने लगे और साम्राज्यवाद की पांव कमज़ोर होती चली गई। यूरोपियन आइडियाज़ जो थे, जो यूरोप के राष्ट्रवादी विचारधारा जो थे, अब धीरे धीरे लोगों के बीच में अब बढ़ती चली गई और लोग अपने राष्ट्रवाद के लिए आगे बढ़ते चले गए। लेकिन यह विचारधारा धीरे धीरे संगठित रूप लेती गई और इसका परिणाम हुआ कि जो भी उपनिवेशिक देश थे वो अपने नेशन स्टेट्स के लिए को ही स्वीकार किया और क्योंकि ये एक प्राकृतिक और सत्य बात थी कि हर एक देश की अपनी अस्तित्व होनी चाहिए और इस तरह से यूरोपियन नेशनलिज्म पूरी तरह से यूरोप में फैल गया, प्रचारित हुआ। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आज हमने ये पूरे चैप्टर्स को ख़त्म किया। इसमें काफ़ी टॉपिक्स थे। देखो बच्चों, इसको तुमको बहुत ही ध्यान से फिर से पढ़ना होगा, मनन करके पढ़ना होगा और जब क्लासेस शुरू होगी तो एक बार मैं पुनः इसे और भी अच्छे तरीके से इसे पढ़ाऊँगा। अब सारे चैप्टर्स ख़त्म हो जाने के बाद अब बारी आती है क्वेश्चन आंसर का। तो तुमको ये घर पर पढ़ने के बाद NCERT की किताब से
आपको पढ़कर ये सारे सवाल बनाने हैं। ये आपका होमवर्क है जो आप कॉपी में नोट करो। राइट अ नोट ऑन Giuseppe Mazzini, Count Camillo di Cavour, the Greek War of Independence, Frankfurt Parliament, the role of women in the nationalist struggle। उसको उसके बारे में लिखना होगा, ब्रीफ में ही उसका जवाब दोगे, उसे पढ़कर ठीक से। अब इस तरह से आगे चलकर दूसरा क्वेश्चन होगा, व्हाट स्टेप्स डिड फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज take to create a sense of collective identity among the French people? Number 3, who were importance to way which were portrayed, and etc. That is so on. And till then, thank you.